विश्व के जलवायु प्रदेश में हम अपने इस दूसरे लेक्चर को लेकर आज आगे चलेंगे। कोपेन ने किस प्रकार से जलवायु को विभाजित किया था, जलवायु प्रदेशों को, उसका लेक्चर मैंने आपको इसके पहले दे रखा है। आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आपको शो कर रहा होगा। इसके बाद से आज के इस लेक्चर में हम विश्व के जलवायु प्रदेश के एक एक प्रदेशों की महत्वपूर्ण पूरे कॉन्सेप्ट और जानकारियों को देखेंगे। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसको भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट या इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सबसे पहले यहाँ समझिए, आपको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, मैप पर भी समझा दूंगा। इसमें बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा जाती है इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं ये सब। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। इसके पैरेलल 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसको कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और 23.5 डिग्री जो नीचे है इसको मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। क्लियर? इसी ये जो इक्वेटर है, ठीक, इसके आसपास चूंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर यहाँ लंबवत पड़ती हैं, इक्वेटर पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है। यही कारण है कि इस इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास गर्मी का ही एहसास वर्ष भर बना रहता है और शीत ऋतु नहीं होती। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी ज्यादा होगी, जिसके कारण से बादल और वर्षा की सिचुएशन अधिक बनेगी और इस तरीके से इस क्षेत्र में बरसात भी ज्यादा होती है। गर्मी भी ज्यादा, बरसात भी ज्यादा, तो इस कारण से इस पूरे के पूरे क्षेत्र में चिपचिपा माहौल बना रहता है। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक बारिश के कारण यह क्षेत्र वनस्पतियों के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र है, लेकिन मानव के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां, वायरस वगैरह लगातार जन्म लेते रहते हैं। छोटे छोटे कीट पतंगे, मच्छर, मक्खियाँ इत्यादि की बहुलता हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर मलेरिया और अन्य मच्छर और मक्खी सरीखी बीमारियां बहुत ज्यादा तीव्र गति से पनपती है। यही कारण है इस क्षेत्र में, ये देख रहे हैं बिल्कुल अफ्रीका आता है, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ये अगर हम इस पूरे मैप को देखें, यही कारण है कि अफ्रीका के इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बीमारियां पाई जाती हैं, ठीक, क्योंकि मानव के लिए क्षेत्र अनुकूल नहीं है। इस क्षेत्र में सूर्य की गर्मी और के कारण से इस क्षेत्र में त्वचा का रंग जो है वो काला होता है और इस पूरे क्षेत्र में चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी पड़ती है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र की इक्वेटोरियल जो क्षेत्र है, इसकी एक विशेषता भी होती है कि दोपहर बाद, जैसे ही दोपहर बाद धीरे धीरे मौसम करवट लेता है और बादल छा जाते हैं और यहाँ पे बारिश हो जाती है। लगभग 2-3 बजे के आसपास यहाँ बारिश होती है। लगभग प्रत्येक वर्ष इस तरह का मौसम बना रहता है। तो ये पूरा का पूरा इक्वेटोरियल यानी विषुवतीय क्षेत्र की विशेषता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपकी पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, इसका देखिए, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप चाहे तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो पहला हमारा जलवायु प्रदेश है, इसका विस्तार 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में है। देख रहे हैं, 10 डिग्री के बीच में ये पूरा का पूरा। जब भी मैं बोलूं विस्तार तो समझिए दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों मतलब ये जो 0 डिग्री ये रेखा काट रही है, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है, दोनों गोलार्धों में। गोलार्धों की विशेषता, अक्षांश की विशेषता भी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि जब इस क्षेत्र में ठंड पड़ेगी तो उसके अपोजिट क्षेत्र में गर्मी पड़ेगी। चलिए समझ गए आप? तो इस तरीके से 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु का क्षेत्र पाया जाता है। कोपेन ने इसे A और F से डिनोट किया है। कैपिटल A और F से कोपेन ने डिनोट किया है।
इस वर्ष में इस पेटी में वर्ष के प्रत्येक माह में, जैसा कि मैंने बताया कि दोपहर के बाद मौसम बदल जाता है और गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान बहुत ऊंचा होता है और वार्षिक तापांतर जो है नगण्य होता है। वार्षिक तापांतर नगण्य का मतलब ये है कि यहाँ पर वर्ष भर मौसम एक सा बना रहता है, शीत ऋतु नहीं पाई जाती और वर्ष भर गर्मी पड़ती रहती है। तो मुझे लग रहा है ये बातें आप समझ गए। ध्यान रखिएगा, कूट कारण कथन कारण वाले प्रश्न पूछ देता है, फिर यहाँ से पूछ देगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर उसमें कूट बना देगा कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या चारों में बोल देगा कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो इसलिए बारीकियों को समझिए। तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ही, मैंने ये भी बताया कि वार्षिक तापांतर यहाँ पे नगण्य होता है। यहाँ अधिकतम वार्षिक तापांतर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस और जो प्रतिदिन का वार्षिक तापांतर होता है वो 12 डिग्री सेल्सियस से भी कम के अंतर में पाया जाता है। इसके बाद से अगर हम बात करें कि किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस वाले 0 से 10 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में। इसके बाद से अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें, पूछा जाता है, तो औसत वार्षिक वर्षा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र में 27 डिग्री सेल्सियस होती है और वर्षा इस क्षेत्र में काफी प्रचुर मात्रा में होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक जो है बरसात होती है। पॉइंट समझ गए आप लोग कि औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा वार्षिक तापांतर लगभग नगण्य होता है, दोपहर बाद प्रतिदिन लगभग वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कोई भी शीत ऋतु नहीं पाई जाती। क्लियर? इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत है। इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात अगर हम करें, इसी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाएंगे, ये देखिए, ये मध्य अमेरिका सबसे पहले, ठीक, ये क्या है? मध्य अमेरिका। इन्हीं चीजों को समझना है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जरूरी भी है। मध्य अमेरिका के बाद ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र है। अमेजन नदी का बेसिन मुख्य रूप से ब्राजील क्षेत्र में आता है। अमेजन बेसिन, ये मैं आपको क्षेत्र बता रहा हूं, कौन सा? भूमध्य रेखी जलवायु वाले क्षेत्र। इसके बाद से ये 2 क्षेत्र समझ गए। मूल रूप से ये ब्राजील है, ये मध्य अमेरिका, यहाँ जैसे मध्य अमेरिका का निकारागुआ वगैरह हो गया, यहाँ पे पनामा का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र जो है यहाँ पे नजर आएंगे आपको। इसके बाद तीसरा क्षेत्र आपको मध्य अफ्रीका का नजर आएगा। देखिए, हमें इक्वेटोरियल को लेके चलना है, यही हमारा इक्वेटोरियल है ना, 0 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये 0 डिग्री है। इसी से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे के क्षेत्र में हम यहाँ चलेंगे। तो मध्य अफ्रीका की बात करें तो ये वाला, ये जो क्षेत्र है, ठीक, ये पूरा क्षेत्र थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे की और ऊपर ये पूरा का पूरा, ठीक, 10 डिग्री तक हमें आगे बढ़ना है। तो ये मध्य अफ्रीका का क्षेत्र, जिसमें जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य और तमाम ये क्षेत्र आएंगे। तो इसमें कौन कौन, यहाँ मैंने आपको बताया, मध्य अफ्रीका, मध्य अमेरिका, अमेजन बेसिन, मध्य अफ्रीका। इसी मध्य अफ्रीका में सबसे बड़ा यहाँ पे कांगो बेसिन है, ठीक, कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिकन गणराज्य। कांगो गणराज्य में इसका जो है बड़ा क्षेत्र आएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ये सब। यहाँ पे कोने पे बात करें तो गिनी तट है, तटीय क्षेत्र, ठीक, ऐसे भी पूछ लेगा, इसलिए मैंने बता दिया कि मध्य अफ्रीका में मुख्य रूप से गिनी तट और कांगो बेसिन आएगा। इसके बाद से दक्षिण पूर्वी एशिया का ये भाग आ जाएगा, इसी पर ये देख रहे हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सब यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ये सारा का सारा इस क्षेत्र में आ जाएगा। इसके 10 डिग्री नीचे और 10 डिग्री ऊपर, यानी ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक, ये सब पापुआ न्यू गिनी का जो थोड़ा बहुत क्षेत्र है, और ये सारी चीज, यहाँ तो पानी है,
ये क्षेत्र आपका इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ये फिलीपींस है, देखिएगा, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है। तो इसमें ये फिलीपींस वगैरह का क्षेत्र भी आ जाएगा और ये पूरा का पूरा क्षेत्र। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो पहले इसमें मैं बात कर दूं कि ये जो हमारा मध्य अमेरिका है, तो मध्य अमेरिका के बाद जो अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको सेल्वास के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? यहां मैं लिख रहा हूं सेल्वास। देखिए ये सब भी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है, ठीक, मुख्य रूप से ब्राजील में। तो सेल्वास जो है किस प्रकार का घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्यों? मैं तो मैंने बता ही दिया कि नाम ही उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और वर्ष भर इस क्षेत्र में बारिश होती है। तो इसलिए जो है अमेजन बेसिन में किस प्रकार की घास का मैदान पाया जाता है? सेल्वास, ठीक है। अफ्रीका का कांगो बेसिन, ठीक, मध्य अफ्रीका में जो है। इसके अलावा गिनी तट जो है इसमें सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी एशियाई के प्रमुख द्वीप समूह जिसमें फिलीपीन द्वीप समूह भी शामिल है वो इसमें सम्मिलित है। तो मुझे लगता है कि आपको भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में चीजें स्पष्ट हुई कि 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय जलवायु का क्षेत्र है। इसकी विशेषता भी मैंने आपको इसके पहले ऑलरेडी बता दी है और जो प्रमुख क्षेत्र है वो मैंने आपको बता दिया। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। बहुत ज्यादा सघनता होती है, आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये अमेजन बेसिन ब्राजील जो है वो बहुत घने जंगलों वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जंगलों वाला क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब से। अधिक सघनता होने के कारण जो है यहाँ पर पानी, बरसात ज्यादा होती है तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, लकड़ियाँ जो है पानी ज्यादा सोख लेती हैं, पानी ज्यादा सोख लेती हैं। इस कारण से आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, ठीक है। तो ये जो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की जो भी वनस्पतियां हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आर्थिक दृष्टिकोण से। बाकी यहाँ की जलवायु जो है मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है। यहाँ दिन भर उमस बनी रहती है जिससे मलेरिया आदि बीमारियां का प्रकोप फैलने का खतरा रहता है। लेकिन यहाँ की जलवायु जो है पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त होती है और इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ बरसात भी होती है और गर्मी भी पाई जाती है। अब यहाँ से कथन कारण का क्वेश्चन बना देगा, कथन दे देगा सीधे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु या फिर भूमध्य रेखीय जलवायु पेड़ पौधों और वनस्पतियों के लिए अच्छी मानी जाती है। कारण दे देगा कि यहाँ की जलवायु जो है ये मनुष्यों के लिए बहुत कष्टकारी है। तो देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन क्या कारण व्याख्या कर रहा है? नहीं व्याख्या कर रहा है। भाई मनुष्यों के लिए ये कष्टकारी है, जिस कारण से मनुष्यों के लिए कष्टकारी है उसी कारण से ये पेड़ पौधों और वनस्पतियों के लिए क्या है? अच्छी है ना, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ कथन और कारण दोनों सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कथन कारण के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, या फिर सबसे बेहतर है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम दूसरा चलते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। पहला मैंने बताया AF उष्णकटिबंधीय, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। देखिए कोपेन ने ए समूह को, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु समूह को 3 भागों में बांटा है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, वहां से आप देख लीजिए। उसी 3 भागों का पहला भाग भूमध्य रेखीय जलवायु AF हो गया। अब दूसरा भाग जिसे हम AM के नाम से जानते हैं, कौन सा? कैपिटल A स्मॉल m। इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक, कैपिटल A स्मॉल m उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु समाप्त होती है वहीं से 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है ये AM जलवायु शुरू होती है, ठीक है। पहले तो इसे मैं यहाँ बना, ये आपका भूमध्य रेखा है,
क्योंकि ये सब में काम आएगा। यहां से आपका कर्क रेखा ठीक ऊपर जा रही है, ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है, और फिर यहां नीचे आपको मकर रेखा दिखाई देगी, ये ठीक। ये 23.5 डिग्री है उत्तर, ये 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ नॉर्थ, और ये 0 डिग्री, ठीक है। तो ये 10 डिग्री से लेकर यहां आप लिखिए, यहां से लगभग ठीक 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, जो कि इधर विशेषता है वैसे ही इधर भी, ठीक है। तो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में ये मानसूनी यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के दोनों गोलार्धों में, फिर मैं दोहरा दूं, तो वस्तुतः यह जो प्रदेश है यह व्यापारिक पवनों की पेटी में आता है, ठीक। व्यापारिक पवनों के बारे में अलग से मैं लेक्चर आपको दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इधर से आ रही है ये जो पवने आ रही है, ठीक। आप आसान भाषा में समझिए, ये पवने, ठीक, इधर, और ये पवने इधर, ये व्यापारिक पवनों की पेटी में, पूरा का पूरा व्यापारिक पवनों की पेटी में आता है। व्यापारिक पवनों की पेटी में आते हैं जिनमें ऋतु, देखिए ये जो व्यापारिक पवने हैं ये ऋतु के अनुसार, ठीक, सर्द और गर्म ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। इनमें उत्तर से दक्षिण खिसकाव होता है। सूर्य जो है, ठीक, जब उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर चढ़ता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी पड़ती है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, देख रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो वायुदाब का क्षेत्र है यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हवाएं गर्म हो रही है, गर्म होंगी तो हवाएं क्या होंगी, गर्म होकर, ठीक, हवाएं ऊपर चली जाती है, और उसको भरने के लिए तीव्र गति से हवाएं चल पड़ती हैं, जिसके कारण से बारिश होती है। तो ये ऊपर जब सूर्य जाएगा और नीचे जाएगा, तो इन्हीं के साथ साथ ये व्यापारिक पवने भी गति करती हैं ऊपर। तो ये जो है उच्च वायुदाब इसके साथ साथ ऊपर जाएगा, और जब नीचे आएगा तो निम्न वायुदाब फिर नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्षेत्र है। व्यापारिक पवनों से अलग से मैं लेक्चर दूंगा, उसके लिए आप घबराइए मत। लेकिन फिलहाल ये जानिए कि ये जो क्षेत्र है, यानी यह जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, ये व्यापारिक हवाओं की पेटियों में आते हैं, जिनमें ऋतुवत उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकाव होता है सूर्य के अकॉर्डिंग। उत्तर की ओर खिसकाव कब होगा, 21 मार्च से 23 सितंबर तक, और दक्षिण की ओर 23 सितंबर से फिर 21 मार्च तक। फलस्वरूप जो मानसून है, इस प्रकार की विशिष्ट जलवायु की उत्पत्ति हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब सूर्य जाएगा, गर्मी जब अपना ज़्यादा देगा, यानी गर्मी जब ज़्यादा पड़ेगी, तो फिर वहाँ पे बरसात भी ज़्यादा होगी। इस तरीके से 6 महीने ऊपर बरसात, फिर 6 महीने नीचे बरसात। 6 महीने मतलब पूरा बरसात नहीं होगा, क्योंकि इन 6 महीनों में जब सूर्य उत्तरायण होता है या सूर्य दक्षिणायन होता है, तो 2-3 महीने की स्थिति तो लग जाती है उस पूरे प्रदेश में वो सूर्य की वो गर्मी लाने में और वाष्पीकरण प्रक्रिया में। इसके बाद 2-3 महीने की बरसात का मौसम होता है। जैसे हमारे यहाँ हम जून से लेकर अगस्त सितंबर तक बरसात का मौसम मान सकते हैं। क्लियर है आप लोग? तो इस तरीके से 6 महीने हवाएं जो होती हैं वो सागर से स्थल की तरफ चलती हैं, और 6 महीने जो हवाएं होती हैं वो स्थल से सागर की ओर चलती हैं। यही कारण है कि ऐसे प्रदेश में हमें 3 ऋतुएं दिखाई देती हैं। कूट बना के ये भी पूछ सकता है कि कितनी ऋतुएं हैं, या फिर ऑप्शन में दे देगा कि 4 ऋतुएं होती हैं, तो ये गलत है। तो 3 ऋतुएं। ये हमारी तरफ का मौसम, भारत के मौसम को इस संदर्भ में रखिएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के संदर्भ में, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। एक ग्रीष्म का मौसम होता है जो कि 21 मार्च से लगभग लेकर अप्रैल मई जून, ठीक, इन 3-4 महीनों तक दिखाई देता है। इसके यानी मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने। इसके बाद से फिर अगले 4 महीने जो है वो बारिश का मौसम माना जाता है, और फिर लास्ट के 4 महीने जो है वो ठंड का मौसम माना जाता है। तो इस तरीके से कितने प्रकार के ये ऋतुएं परिलक्षित होती है इस क्षेत्र में,
3 प्रकार की। और ये जो व्यापारिक पौने हैं 6 महीने किधर से किधर की तरफ चलेंगी, सागर से स्थल की तरफ। जब सागर से स्थल की तरफ चलेंगी तो अपने साथ पानी लेके जाएंगी, बारिश करेंगी, और जब स्थल से सागर की तरफ चलेंगी तो शुष्कता वाला मौसम होगा, यानी इस समय जो है गर्मी पड़ेगी और बरसात बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर ठंड भी है तो बरसात बिल्कुल नहीं पड़ेगी, शुष्कता वाला मौसम है। क्लियर है आप लोग? चलिए इसके बाद देखते हैं, ऐसे क्षेत्रों में भारी वर्षा किस ऋतु में होती है। आप अपने तरफ सोचिए कि ठंड के ऋतु में हमारे यहाँ भारी वर्षा होती है कि ग्रीष्म में। ऑब्वियस सी बात है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य 21 मार्च से उत्तरायण हो रहा है। धीरे धीरे मार्च अप्रैल 2 महीने का ये जो पूरा मार्च 21 मार्च से 21 अप्रैल 21 मई, ये 2 महीने जो है सूर्य जब ऊपर जाता है तो सूर्य की किरणें जो है, अब ये कर्क रेखा ये जो देख रहे हैं 23.5 इस पर पड़ती है। तो 23.5 डिग्री पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है, और आप उस समय जानते हैं कि अपने देश में भीषण बारिश हो रही होती है, यानी गर्मी के साथ साथ वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है और मई जून जुलाई में इन क्षेत्रों में बरसात होती है। ठीक है, चलिए बाकी हमारे तरफ जो शीत ऋतु है, ठंड का ऋतु है, वो शुष्क बना रहता है, बहुत कम नाम मात्र की बरसात होती है। और इस बरसात का जो कारण होता है वो क्या होता है उसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा। भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में बताऊंगा, तो उसमें लेकिन यहाँ मैं जिक्र ये देता हूँ कि शीत ऋतु में हमारे यहाँ वर्षा जो होती है वो मुख्य रूप से पश्चिमी भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जबकि जो उत्तर पूर्वी हवाएं, लौटता हुआ जो मानसून है, मानसून का भी अलग से लेक्चर है, हर पूरा भूगोल ही कॉन्सेप्ट है। साथ बने रहेंगे ना सारे लेक्चर के साथ, 0 लेवल पे है तो सब कुछ समझ में आता जाएगा। फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझिए। तो जो लौटता हुआ मानसून है उत्तर पूर्वी, ये तमिलनाडु में बरसात का कारण बनता है, यानी ठंड के दिनों में कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु में होती है। किस मानसून से? उत्तर पूर्वी मानसून से। और बाकी क्षेत्रों में बरसात का कारण उत्तर पूर्वी मानसून नहीं है, बल्कि भूमध्य सागर का पश्चिमी विक्षोभ है। क्लियर है आप लोग? इस तरीके से इन क्षेत्रों में वर्षा में विविधता होती है। गर्मी के मौसम में बरसात वाला जो गर्मी जो भीषण पड़ती है और बरसात शुरू होती है, उस समय जो है 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जबकि शुष्क मौसम में बरसात 40 सेंटीमीटर तक होती है। इस तरीके से इस बरसात में भिन्नता के कारण यहाँ पे वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। वार्षिक तापांतर जो है वो बहुत अधिक, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का होता है यहाँ पे। इस प्रदेश में तापमान ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, और अगर ऐसे तापमान देखें तो 35, 40 और अब तो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंच जा रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। यानी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है गर्मी के मौसम में यहाँ, और गर्मी का मौसम भी सबसे ज़्यादा यहाँ सक्रिय रहता है। यहाँ वर्षा में जैसा कि मैंने बताया कि भिन्नता है, भिन्नता के कारण वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। जहाँ पर जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सदाबहार मतलब महोगनी हो गया, रबड़ हो गया, ताड़ हो गया, बांस हो गया, ये सब सदाबहार वनस्पतियाँ हैं। उसके बाद सदाबहार माने हमेशा ये सब होती हैं। और जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि विशेष मौसम में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, जैसे साल हो गया, सागौन हो गया, आम वगैरह हो गया। इसके अलावा जो है जहाँ पे बहुत कम ये बारिश होती है वहाँ पर, यानी 40 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 100 सेंटीमीटर के बीच वाले, वहाँ पर शुष्कता ज़्यादा रहती है और झाड़ियाँ ज़्यादा मिलती है, मरुस्थलीय और कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इस तरीके से निश्चित रूप से आपको ये बातें सब समझ में आई होंगी। अगर हम इसके क्षेत्र की यहाँ बात करें, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जो है, पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया, ठीक है, ये सब जो है भारतीय उपमहाद्वीप में ये विशेषता पाई जाती है। और आप देख सकते हैं कि 10 डिग्री से लेकर, यानी ये जो पूरा म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह, इन सब क्षेत्रों में भी कौन सी वनस्पति आपको देखने को मिलेगी? ये किस प्रकार की जलवायु? तो मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं पूरा बताऊंगा मैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
यहाँ म्यांमार के नीचे आपको लाओस दिखेगा, वियतनाम दिखेगा, कंबोडिया यहीं दिखेगा, यहीं थाईलैंड दिख जाएगा, ये सारे यहाँ दिखेंगे। इसके अलावा बात करें तो उत्तर और दक्षिण वियतनाम में भी ये वनस्पति पाई जाएगी। अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग में, ये अफ्रीका का ये देख रहे हैं ना, ये ठीक है, पूर्वी तटीय भाग में ये वनस्पति पाई जाएगी। यहाँ पे ये मोजाम्बिक वगैरह का क्षेत्र है, ठीक है, ये स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक वगैरह में ये सब, कौन सा, मोजाम्बिक, ठीक, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक वगैरह। ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर में भी इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो दक्षिण पूर्वी तट है वहां पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। ये कर्क रेखा आप देख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये पूरा 10 डिग्री तक, ये ठीक, ये नीचे देखिए, ये पूरा यहाँ पे भी ये वनस्पति पाई जाएगी। जहां पर ये पिछली वनस्पति समाप्त हुई है AF, वहीं से ये शुरू हो जाएगी 10 डिग्री के ऊपर से। तो ये 10 डिग्री से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा तट है, यहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। इसके अलावा पूर्वी द्वीप समूह मैंने यहाँ आपको बता ही दिया, ठीक है, यहाँ पर भी ये प्रकार की वनस्पतियाँ, कुछ प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेंगी। ये पूरा का पूरा थाईलैंड वगैरह होगी। और अगर हम बात करें तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार की वनस्पति दिखाई देती है, ठीक है, ये 0 से 10। तो निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे पूर्वी द्वीप समूह में इंडोनेशिया का कुछ भाग हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप न्यू पापुआ न्यू गिनी वगैरह में आ जाएंगे। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के द्वीप समूह में ये वनस्पति पाई जाएगी। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए ये, तो आप कह सकते हैं कहाँ कहाँ कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये वनस्पति पाई जाएगी। इसके अलावा उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तटीय भाग में वनस्पति पाई जाएगी। पूर्वी द्वीप समूह में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जो है एक एक बारीकी समझ में आई होगी। दोनों प्रकार की वनस्पतियों के बारे में पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र यानी भूमध्य रेखीय वनस्पति AF और दूसरा उष्णकटिबंधीय मानसून यानी AM, ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रकार की वनस्पति पे, जिसको हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाला प्रदेश कहते हैं। इसको सवाना तुल्य जलवायु भी कहते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। सवाना तुल्य यानी AW, इसको ध्यान में रखें। सवाना घास के मैदान। तो ये जो है यानी यहाँ पर आर्द्र प्रकार की यानी शुष्कता भी रहेगी और यहाँ पर आर्द्रता भी रहेगी। इसका विस्तार जो है ये 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक मध्य अक्षांशों में है, ठीक है। कहाँ है? 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री। फिर यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, और ये मकर रेखा हो गई, ठीक है। ये 0, ये 23.5 डिग्री और ये भी 23.5 डिग्री, ये उत्तर ये दक्षिण, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ है? 10 से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य। पर ध्यान रखिएगा कि दोनों गोलार्ध में, एक गोलार्ध में नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैचिंग में भी पूछ देगा कि मान लीजिए कि कोई प्रदेश दे देगा, फिर कोई देश दे देगा। मैं लगातार बता ही रहा हूँ आपको। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो जलवायु है ये सूडान में पाई जाती है, इसलिए इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। कहाँ? 10 से लेकर 20। यहाँ पे देखिए, ये है उत्तरी सूडान, ये है दक्षिणी सूडान, ठीक। 10 से लेकर 20 तक के यहाँ पे ये, ठीक। फिर ये यहाँ से अगर हम बात करें 10 से लेकर 20 तक है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये मध्य का, अफ्रीका का, देख रहे हैं ये पूरा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब पढ़िए
तो वीडियो को थोड़ी देर रोक दीजिए, मैप को ओपन कर लीजिए। मैप आपको पास होगा, मैप की कोई किताब विश्व भूगोल की खोल लीजिए और उसमें मैप देखते हुए इसको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको ये सूडान दिखेगा। तो प्रश्न अगर पूछे सूडान तुल्य जलवायु किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु या सवाना तुल्य जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु कहते हैं। और ये 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। क्लियर है आप लोग? चलिए, यहाँ पर विषुवत-रेखीय जलवायु की अपेक्षा वार्षिक वर्षा जो है वो थोड़ी सी कम होती है। लगभग 25 से लेकर 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं और जिसे अफ्रीका में सवाना के नाम से जाना जाता है। सवाना घास के मैदान का किसकी विशेषता है? अफ्रीका की। अभी मैंने सेल्वास बताया, सेल्वास किसकी विशेषता है? अमेजन वन की यानी ब्राजील की। तो छोटे छोटे घास के मैदान, क्यों मैंने यहाँ बताया ही कि विषुवत-रेखीय जलवायु की अपेक्षा यहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, लगभग 25 से 100 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ बहुत बड़ी और घनी वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, बल्कि छोटे छोटे घास के बड़े बड़े मैदान मिलते हैं। यानी ये घास के बड़े बड़े मैदान मिलते हैं, ठीक, बड़ी बड़ी घासें हो जाती हैं, जिसे अफ्रीका में सवाना, बड़ी बड़ी मतलब समझ रहे हैं, जैसे समझिए कि जैसे गेहूं का एक पौधा हो जाता है लगभग 2 फीट 3 फीट तक, तो इतनी फीट तक की घास के मैदान यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ का तापमान जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, गर्म बना रहता है। यहाँ आर्द्र ऋतु बहुत छोटी यानी कम समय के लिए होती है। आर्द्र मतलब बारिश कम समय के लिए होती है। और शुष्क ऋतु लंबी व भीषण होती है, यानी गर्मी जो है ज्यादा पाई जाती है। शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर भी सर्वाधिक होता है, यानी दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात में टेम्परेचर थोड़ा गिर जाता है। यही कारण है कि शुष्कता यहाँ ज्यादा होने के कारण यहाँ पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं और पेड़ों से ढकी हुई घास भूमियां भी पाई जाती है, यानी वन और पेड़ों से ढकी हुई घास भूमियां भी इस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। इस क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग दक्षिण अमेरिका में चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला, कोलंबिया, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हम आते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ क्षेत्र है। ये है वेनेजुला, ये है कोलंबिया, ठीक है। सवाना तुल्य यहाँ पे जलवायु अलग अलग नामों से जाना जाता है यहाँ पे घास के मैदान को। तो वेनेजुला और कोलंबिया जो है दक्षिण अफ्रीका में, ये किस प्रकार की सवाना तुल्य जलवायु या उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है। इसके अलावा जो है यहाँ कोने में आपको फ्रेंच गुयाना या गयाना दिखेगा। फ्रेंच गुयाना अलग है, ये गयाना या गुयाना, ठीक। तो गुयाना, इसमें भी इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। इसके बाद से हम आते हैं अगर इस वनस्पति की अगली विशेषता पर, तो मध्य अमेरिका में भी वनस्पति थोड़ी बहुत पाई जाएगी, ठीक। ये जो मध्य अमेरिका है, यहाँ देख रहे हैं, मध्य अमेरिका में भी इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है हम थोड़ा नीचे आते हैं दक्षिणी अमेरिका में, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम ब्राजील और पराग्वे में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये देख रहे हैं, ये सॉरी दक्षिण पूर्वी ब्राजील, दक्षिण पूर्वी ब्राजील और ये पराग्वे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ठीक। इस तरीके से यहाँ भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश पे ध्यान रखिए। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश एक तो मध्य अफ्रीका हो गया, जिसमें सूडान सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया। इसके बाद से ये मध्य अमेरिका है, मैचिंग में भी पूछता है मध्य अमेरिका। फिर यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग जिसमें वेनेजुला, कोलंबिया, गुयाना है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी ब्राजील और पराग्वे वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर अफ्रीका में, ये पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा ये कहाँ पाई जाती है? सूडान में, इसलिए इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये लेक्चर हमारा समझ में आया होगा। तो इस पूरे के पूरे ये
उष्णकटिबंधीय जल आर्द्र जलवायु वाला जो क्षेत्र है, इसे मैंने आपको बताया। ये तीनों ही बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको एक बार लेक्चर समझ में ना आए, फिर से वीडियो को देखिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मैप अपने पास रखिए, अगर बेहतर आपको और समझना है तो आपके पास मैप रहेगा। देखिए, लेक्चर अपनी जगह होते हैं और किताबें अपनी जगह होती हैं। किताबों और नोट्स का एक बेहतरीन महत्व होता है। इसका नोट्स मैं आपको PDF के माध्यम द्वारा भेज चुका हूँ, ऑलरेडी टेलीग्राम पर है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि वहाँ पर मैंने फिगर भी ड्रॉ किया है, पूरा फिगर भी है। आपको अलग से उसमें मैप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मेरी सलाह होती है कि आप जो है अपना एक एटलस जरूर खोलें और इस चीज़ को देखते रहें। तो इस तरीके से ये इस लेक्चर में मैं बस यहीं पर आपको रोक रहा हूँ। इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको शुष्क जलवायु और अन्य जलवायु के बारे में बताऊंगा। छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको डिलीवर कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना महसूस हो। तो चलिए, अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को, भारत ये विश्व के जलवायु प्रदेशों को समाप्त करें। तब तक आप इस एक नोट्स बना लें या फिर PDF का प्रिंट आउट निकाल लें या फिर नोट्स उस PDF से हम एक नोट्स बना लें, जैसा भी आपको बेहतर लगे। और हमारे इस सीरीज़ के साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपकी समीक्षा अधिकारी परीक्षा तक सभी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हमारे बेहतरीन टेस्ट सीरीज समीक्षा अधिकारी की चल रही है टेलीग्राम पर। ये 12 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होगी प्रत्येक रविवार को। और इस टेस्ट सीरीज में 200 क्वेश्चन, 140 GS और 60 जो है वो हिंदी के हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम द्वारा आप अपने प्रीलिम्स को 100% क्वालिफाई करेंगे। इतने बेहतरीन और पूरी तन्मयता के साथ इन क्वेश्चंस को बनाए जा रहे हैं कि वो आपके UPPSC की जो पैटर्न होता है उसको फॉलो कर सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे इस लेक्चर को आप अपने यार दोस्त मित्रों तक भी पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।